स्वागत है दोस्तों आपका पीपीएससी हंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। आज हम क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ेंगे, लेसन नंबर 6। तो हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। आप हेडिंग में पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप यहाँ पे दिया हुआ है। आपको नोट्स बनाना है। यहाँ पे किताब में अंडरलाइन करता हूँ, वो तो आपको करना ही करना है। और जो मैं बोलता हूँ, जो मैं बोल के लिखवाता हूँ, उसे आप लोग जरूर लिखें, क्योंकि आपका एक अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। आप एनसीईआरटी का जो जितने भी क्लास आप पढ़ेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे आपका इतिहास हो या फिर साइंस का पढ़े आप, तो आप हर एक विषय का लगभग 250 पेज का एक मोटी कॉपी ले लेंगे, नोट्स ले लेंगे उसका। और एक लेसन, जैसे कि हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप पढ़ रहे हैं, लगभग 2 पेज से 2.5 पेज का नोट्स बनना चाहिए। और लगभग सारे लेसन का, जितने भी हम पढ़ेंगे, 6 क्लास का जितना भी लेसन है, सभी लेसन का 2.5 पेज का नोट्स बनाइएगा। और ठीक इसी प्रकार से पूरा 6 to 12 का नोट्स आपको बनाता चलूंगा मैं, और आप उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखिए, पहले कॉलम पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। क्या बोल रहे हैं पहाड़ी के बारे में? आपको अगर पहाड़ी किसे कहते हैं, ये पहाड़ी का अच्छा परिभाषा आप दे सकते हैं यहाँ से। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 6 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। 8,000 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वत के नाम बताएं। तो आपको बताना है पहाड़ी किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं, फिर से उसको एक बार देख लेंगे। आपने इसमें स्थल रूप को जरूर देखा होगा। आपने इसमें कुछ स्थल रूप देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप है। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। देखिए, स्थल रूप से यहाँ पे तात्पर्य है कि आप का जो देखने का व्यू है, मतलब आप एक इतने बड़े विशाल इंसान बन जाओ, आप इतने शक्तिशाली बन जाओ कि आप पूरी पृथ्वी को एक नजर में आप देख सकते हैं। जब आप देखेंगे तो कहीं पे आपको समतल दिखेगा, कहीं पे आपको गड्ढे दिखेंगे, कहीं पे आपको ऊंचे दिखेंगे। तो वो क्या है, वो क्या आप क्या देख रहे हैं? वो तो वो आप स्थल रूप को देख रहे हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि स्थल रूप क्या होता है। ये स्थल रूप दो प्रक्रिया है। जो ये स्थल रूप जो आप देखते हैं, कहीं समतल, कहीं गड्ढे, कहीं ऊंचा, तो ये दो प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ये बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान जो होता है, कि आप मैदान जानते हैं होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। ये बच्चों को पढ़ाने के तरीका, जब मास्टर पढ़ाते हैं क्लास 6 को, तो उस तरीके से समझाने का प्रयास किया गया एनसीईआरटी में। तो कितना अच्छा लगता है कि एनसीईआरटी एकदम एक बेसिक तैयार कर देता है ना। तो क्या बता रहा है कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मैदान पे आप खड़े हैं, वो क्या हो रही है, वो धीरे धीरे घूम रही है, गति कर रही है वो।
पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। देखिए, जो आपका जो स्थल रूप है दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बना है। तो कौन है पहला? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया का मतलब कि पृथ्वी के अंदर गति हो रही है। पृथ्वी जो कह रहा है कि पृथ्वी जो है कि प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। आंतरिक गति का मतलब क्या? कि अंदर लावा है, वो घूम रही है, वो तरल पदार्थ है। तो आंतरिक गति के कारण क्या हो रहा है यहाँ पे? कहीं समतल है तो कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है। ये प्रथम प्रक्रिया के कारण ऐसा हुआ है। तो क्या क्या देख सकते हैं? अब देखें, अभी हम झील देखे हैं, नदी, मुहाना, वितरिका, सहायक नदी, मैदान, पठार, पर्वत है ना। ये सब स्थल रूप है। पर्वत है, पठार है, पर्वत श्रृंखला है ना। ये जल संधि है, जो दो जल को दो जो जल संधि हम उसे कहते हैं, जो दो बड़े जलाशय को आपस में जोड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं। स्थल संधि है, प्रायद्वीप है। सब क्या देखते हैं? ये सब क्या आपका स्थल रूप है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आप इसको फिगर को आप देख लेंगे और क्या यहाँ पे छूट रहा है तो आप खुद से यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। तो ये मैंने बता ही दिया आपको कि पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास के क्षेत्र से क्या होती है, वो ऊंची ऊंची होती है और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। तो आप समझ गए। आगे हम बात करते हैं। दूसरी कौन सा प्रक्रिया है? पहला हमने क्या पढ़ा? प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया। दूसरा है कि बाह्य प्रक्रिया। बाह्य प्रक्रिया क्या होता है? जैसे कि बारिश होता है, तो बारिश होता है तो क्या होता है कि जिस पे बारिश कंटिन्यू बारिश हो रही है और जहां बारिश लगातार, एक चट्टान मान लेते हैं, एक चट्टान है, तो चट्टान क्या होता है ना, वो धीरे धीरे उसको अपर्दन होता है, उसको टूटता है, वो टूट करके अपर्दन होता है और कहीं जाके वो क्या होता है? निक्षेपण होता है, मतलब जमा होता है। तो आप देखते हैं कभी कभी बाह्य प्रक्रिया के कारण गर्मी के मौसम में कोई पत्थर जो होता है फैलता है, ठंड में सिकुड़ता है, फिर फैलता है, फिर सिकुड़ता है। ये आप अपनी नहीं देख सकते पर ऐसा होता है। ये उसकी प्रकृति है कि सिकुड़ता सिकुड़ता है और क्या करता है? फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो इस कारण से कंटिन्यू लगातार होने के कारण क्या होता है? वो टूट जाता है और टूटने के कारण वो अपर्दन होता है, वो कहीं जाकर निक्षेपण हो जाता है। तो नई चीजों का निर्माण होता है। आप देखिए किस दूसरी या बाह्य प्रक्रिया के स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। क्या बता रहा है? बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर इनका निर्माण होता है। देखिए क्या होता है, मान लेते हैं कि ये चट्टान है, पूरा चट्टान है, यहाँ पे बारिश हो रही है लगातार, यहाँ पे पूरी जगह बारिश हो रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो ये लगातार जब से बारिश होगी क्या होगा? टूट फूट करके क्या हो जाएगा? यहाँ पे गड्ढे हो जाएंगे। जब गड्ढे हो जाएंगे ये आएंगे अपर्दन होकर के कहाँ पे? यहाँ पे आकर निक्षेपण हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि अपर्दन से क्या होता है? अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है, मतलब गड्ढे हो जाते हैं तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर इनका निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाओं, कौन प्रक्रियाओं? अपर्दन और निक्षेपण। ये दो प्रक्रियाओं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढालों के आधार पर
पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए, स्थल रूप को यहाँ 3 रूप से दर्शाया गया है। कौन-कौन? पर्वत, मैदान। समझ में आ गया? तो आप हेडिंग डालेंगे स्थल रूप क्लास 6 के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आगे और आप पढ़ेंगे स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं। तो क्लास 6 हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम नोट्स बनाएंगे ना। तो लिखिएगा स्थल रूप। स्थल रूप लिखेंगे। स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? पर्वत, पठार, मैदान। पर्वत, पठार, मैदान। लिख लिया आपने? देखिए, ऊपर का जो भी आपने पढ़ा है पिछले पेज में और इस पेज में, उसमें कुछ नोट करने वाली बात नहीं थी। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ नोट करना है, तो आप उसे नोट में मतलब नोट डाल के आप लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगा कि क्या इसमें नोट करवाना है। 2 प्रक्रिया था, एक आंतरिक था। आंतरिक कार्य से क्या होता है? आंतरिक गति के कारण कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धँस जाती है। दूसरी क्या है? बाह्य प्रक्रिया होता है। बाह्य प्रक्रिया में क्या होता है? अपवर्तन और निक्षेपण होता है। तो ये ज़रूरी नहीं था लिखवाना, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि लिखना चाहिए, तो आप उसे कहीं नोट करके आप लिख लेना अपने शब्दों में। जो मुझे लगता है कि जो लिखा देना चाहिए, तो मैं लिखा देता हूँ। चलिए, तो पर्वत आपने क्या लिखा? स्थल रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो एनसीईआरटी क्लास 6 के अनुसार ये बता रहा है कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन? पर्वत, पठार और मैदान। तो पर्वत हेडिंग डाल देंगे और इसको मैं कंप्लीट करके मैं फिर इसको नोट्स बनवा दूंगा मैं 4-5 पॉइंट में। ठीक है, चलिए लिखते हैं, पढ़ते हैं। सॉरी। पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। क्या है? पर्वत पृथ्वी की सतह की क्या है? प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाएगी। कुछ पर्वत हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। तो हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ की नदियों को क्या हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र भीतरी है, भीतर है। समुद्र के क्या है? भीतर है, तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल पर होता है, खड़ी ढाल वाला होता है, तथा कृषि योग्य की भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे हम श्रृंखला कहते हैं। क्या बता रहे हैं? इसे श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से यहाँ पे पर्वत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। कहा जाता है कि बहुत से पर्वतीय तंत्र समांतर समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वत की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वतों की ऊंचाई में क्या होती है? आकार एवं ऊंचाई में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा अल्पस क्या है? बलित पर्वत। एग्जाम्पल दे रहा है बलित पर्वत, जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंकुआकार कर सकते हैं। बलित पर्वत किसे कहते हैं? कि बलित पर्वत का शिखर उबड़ खाबड़ होता है तथा शिखर शंकुआकार होता है, उसे हम बलित पर्वत कहते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। देखिएगा, भारत की श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत
पता कीजिएगा कि अरावली पर्वत किस स्टेट में है और किस कहाँ-कहाँ से वो कुछ कहाँ तक वो फैली है। की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उ तो कौन-सा अरावली का जो आपका बलित पर्वत है, तो वो क्या हुआ है कि अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह घिस गया है। उत्तर उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस उराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत है। अब देखिए बलित पर्वत कौन-कौन सा है आपका? हिमालय और आल्पस तो नया पर्वत हो गया। अरावली, अपलेशियन, उराल पर्वत, ये सब क्या है? आपके पुराने बलित पर्वत है। ठीक है? आगे हम बात करते हैं। आगे बात करते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भंसोत पर्वत का निर्माण होता है। देखिए क्या होता है कि आप इस प्रकार से आप देखेंगे, कभी प्रक्रिया आपने देखा होगा, इस तरीके से घटना घट जाती है कि आप जो 2 साइड का भूमि नीचे चला जाता है और बीच का उठ जाता है। कभी-कभी आप क्या देखते हैं, इस प्रकार से आपका पहाड़ बनता है। तो दोनों कारण से ऐसा होता है। कभी आप देखेंगे कि जहाँ पहले ऊंचाई था, वो दोनों भाग क्या चला गया, नीचे चला गया और बीच का भाग ऊपर उठ गया। ये प्रक्रिया कभी-कभी क्या होता है कि दो जमीन का भाग ऊपर उठ गया और बीच का प्रक्रिया नीचे चला गया। तो इस समय क्या होता है कि वंशोत पर्वत का निर्माण होता है। वंशोत पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्स्ट बोलते हैं। नीचे धंसे हुए खंड को द्रोणिका, भ्रंश या फिर ग्रावेन बोला जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा शेष पर्वत इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। तो भंसोत पर्वत कौन कौन है? राइन घाटी तथा वोसेस पर्वत। तो मैंने क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं, हास्ट बोलते हैं और इसे क्या ग्रावेन बोलते हैं, द्रोणी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। वशिष्ठ पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में मानचित्र से उनकी स्थिति देखिए, की भू आकृतियों के कुछ ज्वालामुखी पर्वत ज्वाला ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो तथा जापान के फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत के उदाहरण। तो ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण कौन कौन है? तो किलिमंजारो कहाँ पर? अफ्रीका में पड़ता है, माउंट किलिमंजारो। और जापान का फ्यूजियामा, ये ज्वालामुखी के उद्गार के कारण ये पर्वत का निर्माण हुआ है, किलिमंजारो तथा फ्यूजियामा का। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत क्या होते हैं? बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रह क्या होते हैं? संग्रहगार होते हैं। क्या होते हैं? पर्वत जो होते हैं जल का क्या होते हैं? संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वत के जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग-अलग प्रकार के वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। आगे क्या है? सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार की खेल जैसे कि पैराग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्काइंग स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप
हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेल खेले जाते हैं। देखिए, हिंदी का कुछ ऐसा शब्द है कि जहाँ पे उच्चारण सही से नहीं हो पाता है, फिर भी आप किताब को देख रहे होंगे, पीडीएफ को पढ़ भी रहे होंगे, तो आप शब्दों को देख करके आप वहां से पता लगा सकते हैं कि मेरा उच्चारण क्या है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। तो पर्वत का हम एक अच्छा बेहतरीन नोट्स तैयार करेंगे। अभी आगे देख लेते हैं, कुछ और भी तो नहीं है पर्वत के बारे में? नहीं है। बस जो आपका जो पर्वत था, ये किस प्रकार से, क्या है, अधिक दाब से मैग्मा का निर्माण होता है। ज्वालामुखी पर्वत जो भी आपने पढ़ा, फ्यूजियामा और माउंट किलिमंजारो। फ्यूजियामा कहाँ है? जापान में। और माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। तो आपने पढ़ा। तो अब आप पर्वत का हेडिंग डाल दीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिएगा। लिखना स्टार्ट करेंगे। पर्वत। यह पृथ्वी की सतह, यह पृथ्वी की सतह, यह पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। यह पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है एवं इसका शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा है। दूसरा पॉइंट, 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल, खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को, खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहते हैं। ठीक है, पर्वत कहते हैं। और क्या था आपका? देख लेता हूँ पॉइंट में कुछ आपका छूटना नहीं चाहिए, है ना, ताकि एक अच्छा नोट्स तैयार हो आपका। ठीक है, मैंने लिखा दिया, आधार चौड़ा होता है। नोट में लिख लेंगे, बर्फ की नदियां को हिमानी कहते हैं। बर्फ की नदियां को क्या कहते हैं? नोट में लिखेंगे, बर्फ की नदियां को हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। ताकि हिमानी शब्द आए तो आप बता सकते हैं, जहां बर्फ ही बर्फ हो उसे हम क्या कहते हैं? नदियां कहते हैं। ठीक है, नोट में आपने लिखा। अब लिखेंगे दूसरा पॉइंट, एक सवाल के रूप में लिखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कमी क्यों होती है। बस एक पॉइंट में मैं आपको लिखा देता हूँ, पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या कमी क्यों होती है। तो लिखेंगे, या फिर इस प्रकार से सवाल लिखेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में लोगों का निवास कम क्यों होता है। आप लिखेंगे, लिखे, पर्वतीय क्षेत्र का जलवायु बहुत कठोर होती है। पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु कठोर होती है एवं 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 यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं होती है। जैसे कि आपको मैंने बताया था ना कि जलवायु कठोर होती है, यहाँ धरातल क्या होती है? खड़ी ढाल होती है, जिसके कारण यहाँ क्या होता है? लोगों का निवास कम होता है, लोग यहाँ नहीं रहते हैं। तो लिखेंगे, क्या मैंने लिखाया? जलवायु कठोर होती है तथा यहाँ कृषि योग्य भूमि नहीं होती। इस कारण से पर्वतीय क्षेत्र में इस कारण से पर्वतीय क्षेत्र में लोगों का निवास कम होता है। लोगों का निवास क्या होता है? कम होता है। ठीक है, देखिए, ये फाउंडेशन तैयार हो रहा है आपका। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है और इसे आप छोड़ भी नहीं सकते हैं।
है ना। इसे आप क्या कर सकते हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं आप। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखेंगे पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। पर्वत तीन प्रकार के होते हैं। जैसे बलित पर्वत, बलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। और जहां पे आपने बलित पर्वत लिखा है ना, वहां पे आप डैश दे करके लिख लें, उसका एग्जाम्पल लिख लें। बलित पर्वत का लिखेंगे हिमालय आल्पस, हिमालय आल्पस, हिमालय आल्पस। और जहां पे आपने भ्रंशोत्थ पर्वत लिखा है, वहां पे आपका एग्जाम्पल लिखेंगे राइन घाटी तथा बॉसेस पहाड़ी, बॉसेस पर्वत, बॉसेज, बॉसेज पर्वत। और जहां पे आपने ज्वालामुखी पर्वत लिखा है आपने, वहां पे क्या लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो और जापान का फ्यूजियामा। तो मैंने एग्जाम्पल लिखवा दिया। अब हम बात करते हैं बलित पर्वत। अब ये बलित पर्वत किसे कहते हैं, तो बलित पर्वत किसे कहते हैं, लिखेंगे बलित पर्वत का शिखर, बलित पर्वत का शिखर उबड़ खाबड़ होता है। तो शिखर नहीं लिखेंगे, बलित पर्वत का ऊपरी, ऊपरी सतह लिखेंगे, ऊपरी सतह ऊपर खाबड़ होता है तथा शिखर शंक्वाकार होता है, तथा शिखर शंक्वाकार होता है। उसे क्या कहते हैं, बलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, देखिए जो आपने लिखा है बलित पर्वत हिमालय और, हिमालय और आप आल्पस जो लिखा वो न्यू बलित पर्वत है। अभी ओल्ड बलित पर्वत पढ़ना बाकी है। तो नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे विश्व की पुरानी बलित पर्वत अरावली पर्वत है। विश्व की पुरानी बलित पर्वत अरावली बलित पर्वत है। जो अपर्दन की प्रक्रियाओं के कारण यह घिस गया है, जो अपर्दन की प्रक्रियाओं के कारण यह घिस गया है। लिखेंगे उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, लिखेंगे उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन, रूस का यूराल पर्वत, रूस का यूराल पर्वत, रूस का यूराल पर्वत क्या है, ये सब क्या बलित पर्वत का उदाहरण है। याद रखेंगे बलित पर्वत कौन कौन सा है आपका, हिमालय, आल्पस और अपलेशियन, अरावली और कौन सा है आपका यूराल पर्वत। हाँ, हिमालय आल्पस क्या है, नया है, बाकी आपका पुराना है, बलित पर्वत है। नया पुराना का मतलब क्या है कि नया है कि जो अभी भी उसकी लंबाई बढ़ रही है। पुराना का मतलब क्या है, वो घिस गया है, छोटा हो गया है ना, जिसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो आपने देख लिया कि बलित पर्वत क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, मैंने सारा यहाँ पे लिखवा दिया है। अब हम बात करते हैं कि भ्रंशोत्थ पर्वत किसे कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है। देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ कि भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण किस प्रकार से होता है ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना करें। हार्स्ट किसे कहते हैं और द्रोणी किसे कहते हैं। देखिए
आपने इस प्रकार की संरचना आपने ज़रूर देखा होगा, कहीं आप घूमने गए होंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से आप देखे ही होंगे। तो ये आपका जो है क्या उत्खंड वाला भाग है, ये क्या है उत्खंड है और ये आपका द्रोणी हो गया, जिसे हम ग्रावेन बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है और दोनों तरफ का उठा हुआ भाग और बीच में धंसा हुआ भाग को क्या कहते हैं, भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। समझ में आ गया? तो लिखेंगे इसका, मैंने आपको एग्जांपल तो लिखा ही दिया था, राइन घाटी और बॉसेस पहाड़ी पर्वत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है भी यूरोप की राइन घाटी तथा बॉसेस पर्वत, तो मैं दिखा दिया था। अब लिखेंगे आगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। और कौन कौन पर्वत है? माउंट किलिमंजारो तथा फुजियामा। तो इस प्रकार से आपका पर्वत का जो फैक्ट जो था मैंने सारा कंप्लीट कर दिया। अब हम पर्वत का महत्व पढ़ेंगे। पर्वत का महत्व हेडिंग डाल देंगे टॉपिक और उसके बारे में लिखना शुरुआत करेंगे। पर्वत का महत्व लिखेंगे। पर्वत का महत्व क्या है? लिखेंगे पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं और यह जल का संग्रहर होता है। और यह जल का संग्रहर संग्रहगार होता है। संग्रहगार होता है। यह जल का संग्रहगार होता है। पर्वत के जल का उपयोग पर्वत के जल का उपयोग पर्वतों का जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। पर्वतों का जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। पर्वतों में प्रकार के वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन वनों से हमें ईंधन वनों से हमें ईंधन, चारा चारा आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। वनस्पतियों से ही सब आते हैं, इत्यादि प्राप्त होते हैं। पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है और यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। तो आपने पूरी तरीके से पर्वत को आपने पढ़ लिया। देखिए, जो आपका खेल है ना, इस प्रकार से आपका सवाल बनाने के लिए अजोड़ी आ सकता है कि कौन सा पर्वतीय खेल है, कौन सा मैदानी खेल है, कौन सा आपका कहाँ पे ये खेल खेला जाता है। तो आपका मिलान करने का सवाल आ सकता है या फिर किस क्षेत्र में खेला जाता है, इस प्रकार के सवाल यहाँ पे बन सकती है। तो यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, यहाँ पे सवाल आने की संभावना है। तो उसको आप जब भी किताब पढ़ेंगे ना, तो आपको ध्यान वहाँ पे आकर्षित होगा कि हम यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे सवाल किस प्रकार से बन सकता है। तो मैं यहाँ पे बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है आपका? पठार। तो पठार को आप लोग क्या करेंगे? हेडिंग में डाल देंगे
और इसको हम पढ़ते हैं और इसके बाद हम इसका नोट्स भी आपको हम बनवा देंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिख पढ़ेंगे। पठार उठी हुई सपाट आसपास के क्षेत्रों से अधिक होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक युग या एक से अधिक किनारे होते हैं। क्या बोल रहे हैं? किसी पठार का एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनकी क्या खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। क्या है? पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। जैसे कि भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। केनिया, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो दक्कन की पठार भारत में है तो पुराना है। तो यहाँ पे जैसे आपने केनिया, तंजानिया, युगांडा, पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, ये दक्कन की पठार की ही पुराना है। यहाँ पे जो पठार है वो दक्कन की यही तरह क्या है? पुराना है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं। क्या हो गया? क्या है पठार? पठार क्या है? बहुत उपयोगी होते हैं। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता बहुत अधिक होती है। क्या बता रहा है कि पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि खनिजों की प्रचुरता इसमें क्या होती है? बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। आगे क्या है? पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात जिसे हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण है लावा। पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है तो उपजाऊ है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए काली मिट्टी जो है ना, काली मिट्टी में कपास की खेती बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी में तो सवाल आपका आ सकता है कि काली मिट्टी में कौन सा फसल सबसे ज्यादा उगाया जाता है? तो कपास। तो याद रखेंगे, शायद बीपीएससी में ये सवाल आ भी चुका है एक बार और बीपीएससी में भी आया है, बिहार दरोगा में आया है। तो आप जब प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखेंगे तो आप सवाल को देखते हुए चलेंगे और आप साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो दोनों साथ में लेके चलेंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम पठार के बारे में पढ़ लिए। आगे क्या है आपका? मैदान। मैदान है तो पठार के बारे में हम थोड़ा सा 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं। लिखेंगे पठार, हेडिंग डाल दीजिएगा पठार। हिंदी बहुत खतरनाक शब्द है इसमें। लिखिएगा
पठार, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि। पहला पॉइंट, पठार किसे कहते हैं? पठार उठी हुई भूमि एवं सपाट भूमि होती है ना? पठार पर्वत की तरह पठार पर्वत की तरह नए एवं पुराने हो सकते हैं। पठार पर्वत की तरह नए एवं पुराने हो सकते हैं। जैसे भारत का दक्कन का पठार, भारत का दक्कन का पठार पुराना पठार है। समझ में आ गया? अगला पॉइंट लिखेंगे, तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। 4000 से 6000 मीटर तक है। देखिए, बीच में केन्या, तंजानिया तथा युगांडा, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो भी आपने पढ़ा उसको लिखना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ भारत, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं भारत का, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहे हैं आप। तो ये भारत का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं आप, एनसीईआरटी का भारत का ज्योग्राफी को दर्शाया गया है। थोड़ा बहुत है वर्ल्ड का, हम उसको भी देखेंगे और उसको भी हम लिखेंगे, परंतु हम भारत के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसी को नोट करेंगे। याद रखेंगे कि हाँ, दक्कन की पठार की तरह और भी ऐसे कौन कौन, केनिया का है, तंजानिया का, अफ्रीका का है, ऑस्ट्रेलिया का है। आप याद रखेंगे कि भारत की दक्कन की पठार की तरह वहां का भी पठार क्या है? पुराना है। आगे बढ़ते हैं। तो पठार के बारे में हमने लिख लिया। अब पठार का महत्व के हम तो पठार का महत्व लिखेंगे। यह बहुत उपयोगी होते हैं। यह बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि पठार से क्योंकि पठार में क्योंकि पठार में खनिजों की प्रचुरता होती है। पठारों में खनिजों की प्रचुरता होती है। इसीलिए इसीलिए बहुत से खनन क्षेत्र इसीलिए बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भाग में स्थित है। पठारी भाग में स्थित है। अफ्रीका का पठार अफ्रीका का पठार कंटिन्यू लिखते चलेंगे। कंटिन्यू, पॉइंट बाय नहीं, कंटिन्यू। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरा के लिए प्रसिद्ध है तथा भारत का छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला तथा मैग्नीज लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे। छोटा नागपुर पठार पर स्वर्णरेखा नदी स्थित है। जिस पर हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात के उदाहरण हैं। अब देखिए, कर्नाटक यहाँ हमने क्यों लिखा दिया। देखिए, जिस तरीके से आपका छोटा नागपुर का पठार में आपका स्वर्ण रेखा नदी बहती है, वो क्या करती है, ऊंचाई से गिरती है, तो उस पे हुंड्रू जलप्रपात स्थित है।
तो ठीक उसी प्रकार से कर्नाटक में भी यही स्थिति है। जोग जलप्रपात को हम महात्मा गांधी के नाम से भी हम जानते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात आप सर्च कर लेंगे और देखेंगे इसको। आगे बात करते हैं लाबा पठार। लाबा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार किसे कहते हैं? जैसे कि आप धरती के नीचे से लावा निकलती है, जब वो लावा निकलती है गर्म होती है, वो धीरे धीरे जब ठंड होती है तो लावा का पठार बन जाता है ना। तो लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो खेती के लिए काफी उपजाऊ होती है, जो खेती के लिए काफी उपजाऊ होती है। तो आपने पर्वत देख लिया, पठार देख लिया, अब हम क्या पर देखेंगे? मैदान। तो मैदान को देख लेते हैं। आगे क्या है? मैदान। तो मैदान के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका नोट्स बना लेंगे मैदान का। तो लिखेंगे मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। क्या है? समतल भूमि के क्या है? बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियां तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों की ढालों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थ को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ से पत्थर, बालू, सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। देखिए मैं बता रहा हूं, आप समझेंगे कि मैदान का निर्माण कैसे हुआ। आपका ये पठार है, इस प्रकार से आप देखते होंगे, इस प्रकार से आपका पठार है, इस प्रकार से। तो यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती है। जब यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे गहरे गड्ढे होते हैं पहले जब थे, और कहीं कहीं आज भी है जहाँ पे मैदान का निर्माण हो रहा है। तो हम बात करते हैं कि जब यहाँ से नदियां जब निकलती है, पर्वत से जब नदियां निकलती है तो पर्वत को अपरदित करती है। ये अपने साथ बहुत सारा गाद लेके आती है। गाद बोले तो पत्थर हो गया, बालू हो गया, सिल्ट हो गया। जब ये आज लाते हैं तो ये अपरदित वाले क्या करते हैं कि जब गड्ढे में पहुंचती है, जब जमीन से पहुंचती है जहाँ पे गड्ढा वाला भाग होता है, उसको क्या करती, जमा कर देती है। ये लगातार प्रक्रिया हो रहा है, एक दो दिन का नहीं है, ये लाखों वर्षों से ऐसा हो रहा है। तो जब ये यहाँ पे जब रखा गया, आप मान लो कि आप रख दिए, तो वहां पे आपने रख दिया, आप उसको बराबर ना करो, प्रकृति उसे बराबर कर देती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब रखा गया तो ये धीरे धीरे गड्ढा जो था ये भर गया और एक विशाल मैदान का निर्माण ले लिया। जैसे भारत में क्या है, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, आप देखेंगे चीन का यांगत्से नदी का मैदान, एक आपका सिंधु नदी का मैदान जो आपका कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है कुछ हिस्सा, और कुछ हिस्सा आपका पाकिस्तान में पड़ता है। गंगा के मैदान बोले तो हरियाणा से लेकर के आप देखिए, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, सब क्या है, गंगा का मैदान में आता है। बिहार का एरिया थोड़ा कम है बट गंगा के मैदान में आता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसे हम असम का मैदान भी कहते हैं। तो आप देखेंगे मैदानों का निर्माण कैसे हुआ। तो मैंने बता दिया कि मैदान का निर्माण कैसे हुआ, कि गड्ढा भाग था पहले। मैं एक समझा पहले क्या था, पृथ्वी जहाँ हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ तो वहां पे क्या हुआ, गड्ढा हो गया। अब गड्ढा हो गया तो जब हिमालय से नदियां निकलती है, अभी पर्वतों से नदियां निकलती है, तो वो अपने साथ में कुछ मलबे लेके निकलती है। जैसे कि मलबे बोले तो आपका बालू हो गया, सिल्ट हो गया, पत्थर हो गया। इस प्रकार से जब वो निकलती है लेकर के, जहाँ गहरा भाग होता है, जहाँ गड्ढे वाला भाग होता है, वहां पे लाके निक्षेपित कर देती है। ये लगातार लाखों सालों से, लाखों वर्षों से ये प्रक्रिया हो रही है। वहां पे मैदान का निर्माण हो गया। तो मैदान का निर्माण कैसे हो गया मैंने आपको बता दिया। आगे हम बढ़ते हैं। बता रहा कि सामान्यतः, अब मैदानों का महत्व बता रहा है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधन, यहाँ
मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं इसको, ताकि जूम करना भी है। चलिए, सामान्यतः मैदान क्या होते हैं? बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधन का निर्माण करना आसान होता है, इसीलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। देखिए, पर्वतों में जनसंख्या कम क्यों थी? मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वहाँ की जलवायु क्या है? कठोर है। वहाँ पे पर्वत क्या है? ढलान है, तो कृषि की भूमि नहीं है, तो वहाँ पे कौन निवास करेगा? अब मैदान क्या है? मैदान क्या है? उसका जस्ट विपरीत है। यहाँ पे साधन अच्छा है, साधन का निर्माण अच्छा हो सकता है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, यहाँ पे क्या है? जनसंख्या समतल है, जलवायु यहाँ पे ज्यादा कठोर नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या जनसंख्या, आप तुलना कर सकते हैं। अंतर आपको बताते आना चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको फाउंडेशन तैयार हो रहा है, तो आप अंतर करते हुए आपको आना चाहिए। आगे बात करते हैं। देखिए, क्या बता रहा कि एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का प्रमुख उदाहरण है। देखिए, यांगत्से नदी, देखिए भारत में गंगा का मैदान तो आप जानते ही होंगे, ब्रह्मपुत्र का मैदान तो जानते ही होंगे, परंतु आपका यांगत्से नदी है, यहाँ पे शायद आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये कहाँ पे पड़ता है। अगर आपको दे दे यांगत्से नदी किस देश में बहती है, तो आपको ऑप्शन दे दे चीन, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, तो आप शायद कंफ्यूज कर सकते हैं, आप अफ्रीका मार सकते हैं, परंतु यहाँ कहानी बदल सकती है, आपकी स्थिति भयानक हो सकती है। तो याद रखेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट लेके हम चल रहे हैं हम। तो यांगत्से नदी कहाँ बहती है? आपका चीन में बहती है। मैदान मनुष्यों के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र होते हैं, यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि मकानों को बनाने के लिए तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होता है। ये क्षेत्र है एवं लोग। क्या बता रहा है? अब पहले इसका हम नोट्स बना लेते हैं। महत्व और मैदान क्या, मैदान लिखेंगे, मैदान लिखेंगे, लिखिए। मैदान हेडिंग डाल दिए, लिखिए मैदान समुद्र, मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं। मैदान समतल भूमि के बड़े भाग होते हैं जो समुद्र तल से 200 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ठीक है। इसका निर्माण इसका निर्माण नदियां एवं नदियों की सहायक नदियों के, इस प्रकार से लिखिए, इसका निर्माण नदियों तथा सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। इसका निर्माण नदियां तथा सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। तो मैदान किसे कहते हैं? 200 मीटर के अधिक ऊंचाई में मिलता है, समतल भूमि भाग होता है, और इसका निर्माण कैसे हुआ है? नदियां एवं नदियों के सहायक। तो समझ गए। अब मैदान का महत्व लिखेंगे, मैदान का महत्व लिखेंगे। मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है, मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होता है, एवं एवं यहाँ परिवहन साधनों का निर्माण करना आसान होता है, एवं यहाँ परिवहन साधनों का निर्माण करना आसान होता है। इसीलिए मैदान इसीलिए मैदान अत्यधिक जनसंख्या वाले भाग होता है, इसीलिए मैदान अत्यधिक जनसंख्या वाला भाग होता है।
उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए भारत का गंगा का मैदान भारत का गंगा का मैदान अत्यधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लिखेंगे, पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, एशिया में स्थित एशिया में स्थित भारत में गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में स्थित यांगत्से नदी का मैदान प्रमुख है। तो आप समझ गए। अब यहाँ क्या बता रहा, स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूप एवं स्थल रूपों के विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्र का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। देखिए यहाँ पे अंतर भी है। मैदान में क्या हो रहा है, फसलें का उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पर रहने वाले लोगों का रहन सहन के तरीके में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतर को बता सकते हैं या आप खुद से यहाँ पे विचार दें कि एनसीईआरटी जो होता है ना, आपके बौद्धिक लेवल को डेवलप करता है। अब कैसे, देखिए जो आप किताब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, तो शायद आप पढ़ते समय में आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, आप उसको सोच नहीं रहे कि ये क्या या हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे किस प्रकार का सवाल बन सकता है। एनसीईआरटी क्या करती है, कॉलम में बॉक्स बना के दे देती है, क्या आप जानते हैं, इस प्रकार से सवाल आता है एनसीईआरटी के द्वारा। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि देखिए कुछ ऐसा स्थान बताइए जिसको आप जानते हैं, कुछ अंतर बता सकते हैं आप। तो ये आप पढ़ रहे थे, धुन में पढ़े हुए जा रहे थे, आप रुक नहीं रहे थे। तो एनसीईआरटी आपको वहां पर रोक रही है कि आगे क्यों बढ़ रहे हो, अपने बौद्धिक लेवल को डेवलप करो। यही हम सब गलती करते हैं अन्य किताब को पढ़ने में। तो एनसीईआरटी से हमें ये सीख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरे को कम कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। बस हम सवाल चलते हैं। चलिए, सवाल जवाब आज का क्या है हम देख लेते हैं। इस चित्र देखिए, विभिन्न स्थल रूप का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए सवाल क्या है, प्रमुख स्थल रूप कौन से हैं। तो पर्वत, मैदान, पठार। पर्वत है, पठार है, मैदान है, 3 है। पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। तो पर्वत का ढलान तीव्र होता है तथा शीर्ष शंकुआकार होता है। पर्वत का शीर्ष समतल होता है, पठार का शीर्ष समतल होता है एवं ढलान कम होता है। तो इस प्रकार से आप अंतर बता सकते हैं। पर्वतों के विभिन्न प्रकार के कौन कौन से हैं। तो बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और भ्रंशोत पर्वत। मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार के उपयोगी हैं। क्योंकि आप देखिए मनुष्यों के लिए पर्वत क्या है। तो पर्वत में आप क्या पढ़े थे, ये नदियों के संग्रहालय होता है, संग्रहगार होता है ना, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे वनस्पति पाया जाता है, कुछ जंतु पाए जाते हैं। तो वहां से क्या होता है कि वनस्पतियों से कुछ उनकी लकड़ियां और कुछ गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से मनुष्यों के लिए पर्वत क्या है, उपयोगी साबित होते हैं। मैदान का निर्माण कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि नदियों द्वारा लाया गया अपरदित जो आपका उसमें गाद होता है, बालू पत्थर, वो गहरे गड्ढे भाग पे इसको भरा जाता है। ये लाखों वर्षों से हो रहा है। इस प्रकार से मैदान का निर्माण होता है। नदियों द्वारा निर्मित सघन जनसंख्या वाले होते हैं, क्योंकि अब नदियां द्वारा क्यों, क्योंकि वो अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। वहां पे मकान अच्छा हम बना सकते हैं, बनाने का अच्छा हम कर सकते हैं, व्यवस्था वहां पे हो सकता है। और क्या है, वहां पे क्या है कि हम अच्छा साधन का निर्माण हम कर सकते हैं।
इस प्रकार से नदियों के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है, वहाँ पे जनसंख्या अत्यधिक पाया जाता है। पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों? देखिए सवाल यहाँ पे आ भी गया। मैंने सवाल देखा भी नहीं था, यहाँ पे देखिए पर्वतों में जनसंख्या की कमी क्यों होती है? तो मैंने 2 कारण बताया था, जलवायु कठोर है, कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो वहाँ पे कौन रहना चाहेगा? आप भी नहीं रहना चाहेंगे, 2-3 दिन रहेंगे, फिर आप भूख लगेगी, भागेंगे मैदान की ओर। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। तो ढाल पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। हिमानी कहाँ पाई जाती है? पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। यूरोप के महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन है? यूरोप का महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन है? तो आल्प्स है। आगे बढ़ते हैं। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स बलित पर्वत के उदाहरण हैं। खालिस्तान खालिस्तान क्या है? देखिए यहाँ पे एक सवाल छूट गया है, यांगत्से नदी। ये भी मैंने सवाल करवाया था अभी कि पूछ सकती है। यहाँ पे देखिए सवाल आ गया, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में। आगे बात, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स को हम क्या कहते हैं? बलित पर्वत का उदाहरण है। खालिस्तान क्षेत्र में खनिजों की प्रचुरता होती है। तो कहाँ? पठारीय क्षेत्र में, है ना। खालिस्तान पर्वतों का क्रम है, तो पर्वत श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अत्यधिक उपजाऊ होता है, तो मैदानी क्षेत्र। तो आपका इस प्रकार से 6 लेसन कंप्लीट होता है। 6 एनसीईआरटी का 6 लेसन, कितना अच्छा टॉपिक बन गया ना। तो ये कंप्लीट होता है। ज्योग्राफी की है ये। तो अगला क्लास हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही है हर हाल में, क्योंकि आप अगर इसे पढ़ लेते हैं तो फिर आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आपका मेंस और आपका प्री हो जाएगा बीपीएससी का। और हाँ, कुछ करेक्ट वगैरह जो सरकार की योजनाएं कृषि में आ गया, तो आप उसको अपडेट करते हुए चलेंगे, तो आपका ज्योग्राफी का सेक्शन यहाँ से कंप्लीट होगा। ठीक इसी प्रकार से मैं एनसीईआरटी की सारी बुक में पढ़ाऊंगा, है ना। और जिस तरीके से नोट्स मैं आपको बना रहा हूँ, और इसी तरीके से सारा क्लास का नोट्स मैं बनवाऊंगा। जो विषय जो पढ़ाएंगे, जैसे कि इतिहास में पढ़ाऊंगा, आर्ट्स का सारा सेक्शन मैं लूंगा, साइंस का एक मैडम लेंगी, तो आप उनसे पढ़ लेंगे। और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग।